की सलाह दी। मैंने उसकी हिम्मत और जज्बे को सैल्यूट किया और नो नशा पाउडर का सेवन किया। इसका 7 बार सेवन करते करते मैं सिगरेट को भूलने लगा और आज देखिए मैं एक भी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। जब मैंने इसके फ्री सैंपल के बारे में जाना तो मुझे यकीन हुआ कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का नशा छुड़वाना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नो नशा पाउडर को कि जिसकी मदद से आज मैं बिल्कुल नशे मुक्त हूँ। अजी हम तो बस ओकेजनल ड्रिंकर हैं, कभी कभी कोई मौका होता है तो पीते हैं। आज मैं बड़ा खुश हूं यार, शराब पीनी चाहिए। आज बड़ा दुखी हूं, शराब पीनी चाहिए। आज का दिन बड़ा खाली खाली सा है, शराब पीनी चाहिए। दरअसल आप शराब को नहीं, शराब आपको पीने के बहाने ढूंढती है। और कब आप ओकेजनल ड्रिंकर से शराबी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब मोहल्ले दफ्तर में लोग शराबी या पियक्कड़ जैसे नामों से आपको बुलाने लग जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर आयुर्वेदा सप्तऋषि नो नशा के साथ आप अपनी खोई हुई इज्जत, अपने खोए हुए नाम को वापस पा सकते हैं। नो नशा पर टीवी, टेली शॉपिंग और आयुर्वेदा सप्तऋषि को पूरा भरोसा है। ये आपको 100% फायदा देगा और इसके अलावा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्री सैंपल मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए हैंडलिंग और कुरियर चार्जेस देने होंगे। तुरंत कॉल करें 01165155000 और 01165700999। नो नशा की असली कीमत है 7,990 रुपए, लेकिन नशे के खिलाफ इस मुहिम में आपको देना होगा सिर्फ 2,490 रुपए और 250 रुपए डिलीवरी चार्जेस अतिरिक्त। तुरंत ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 01165155000 या 01165700999 या फिर 01165159400। आप अपना ऑर्डर SMS से भी मंगवा सकते हैं। SMS करें टेली स्पेस नो और भेज दें 57333 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर।
न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। मजबूत इरादे बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी के दिल्ली कूच करने के बाद अब बीजेपी पूरे जोश खरोश के साथ चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। आला नेताओं से लेकर मझौले नेता सभी चुनावी भट्टी में तपने को अब पूरी तरह से तैयार है। तो लगातार अब बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। जमीनी तौर पर तैयारी लगातार चल रही है, पर यह तैयारी कितनी ज्यादा काम आएगी देखने वाली बात होगी। तमाम तरह की बातें हो, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो या संगठन को बहुत ज्यादा मजबूत करने की बात हो, इन सब को लेकर अब बीजेपी तैयार है, पर बिखरे हुए कुनबे के साथ में। क्या यह अकेलापन, क्या इस तरह से एकला चलो की जो पूरी रणनीति अपनाई जा रही है, या पार्टी को इतना विश्वास है अपने ऊपर कि इस तरह से आगे चलेंगे और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर सरकार बना पाएंगे 2014 में? किस तरह से होगा देखना दिलचस्प है। आने वाले दिनों में देश भर में हम संसदीय क्षेत्रों के सम्मेलन करने वाले हैं। 1500 to 2000 पोलिंग बूथ्स होंगे। हर बूथ से 10-10 कार्यकर्ता और उससे ज्यादा कार्यकर्ताओं का, यानी 15-20 हजार के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हम देश भर में करने वाले हैं। ये आने वाले चुनाव के लिए जो वार फुटिंग में तैयारियां करना चाहिए, उसके लिए और एक बार भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड 8 तारीख को 10:30 बजे बैठक कर रही। और 3 साल के बाद जब चुनाव सामने है, अब खाद्यान्न सुरक्षा का इन लोगों को याद आ गया, फूड बिल का याद इनको आखिरी साल में आया है, और इसलिए ये पूरा प्रक्रिया, ऑर्डिनेंस लाने का इस प्रक्रिया, इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लगती है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नए स्वामी बनने को तैयार हैं। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय करने के लिए वो तैयार है।
लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिख रहे हैं। कुछ पुराने साथी छूट रहे हैं तो कुछ वापसी के संकेत दे रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जमीन तैयार करने में जुट गई हैं। मोदी को जब चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई तो उनके सामने कई चुनौतियां थी। उन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के कुनबे को बढ़ाने की है, लेकिन लगता है कि मोदी मिशन चुनौतियों में कामयाब हो जाएंगे। दिल्ली में चुनाव समिति की बैठक से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी में विलय के जो संकेत दिए हैं, उससे साफ हो गया है कि मोदी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि बीजेपी ठीक समझेगी कि मेरा ज्यादा उपयोग बीजेपी के अंदर से होगा तो हम तो तैयार हैं, और मोदी को भी मैं पूर्ण रूप से पुराना 1972 से जानने वाला हूं, तो उनको सपोर्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीजेपी में शामिल होने के अलावा स्वामी ने नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट बनने पर भी बेबाक राय रखी। वो तो पब्लिक तय करेगी, हम तो अभी बाहर हैं, बीजेपी के अंदर होंगे तो पूछ लेना, परंतु हमारे इतने घनिष्ठ मित्र हैं, वो बन जाएंगे तो हम बहुत हर्ष होंगे। 6 अप्रैल 1980 से पहले भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं था। इससे पहले आपातकाल के दौरान जनसंघ और भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय कर जनता पार्टी का गठन किया गया। 1970 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व करने वाली जनता पार्टी 1980 में टूट गई, जिसके बाद ही बीजेपी अस्तित्व में आई। बहरहाल मोदी की कोशिश की बदौलत ही सही अपने वापसी के संकेत दे रहे हैं। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी हम लोगों के मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, समान विचारधारा के हैं, वो साथ में रहे हैं, और ऐसे लोग आते हैं तो एक अच्छी बात होती है। वैसे भी देश में इस समय जो स्थिति है, देश में जो करप्शन और घोटाले हो रहे हैं, उसको जनता के बीच में ला करके, और सरकारों की जो वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, यूपीए की सरकार है, इसकी वास्तविकता को सामने लाने का जो प्रयास किया है, वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक सराहनीय कार्य किया है। बहरहाल मोदी चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए रणनीति बनाने में लगे हैं। अब देखना ये होगा कि मोदी की रणनीति बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तारुफ सबसे करा दें। नदीम जावेद साहब, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, कांग्रेस नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही राकेश कपूर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। संबित पात्रा जी, आप बीजेपी नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और साबिर अली जी नेता हैं, जेडीयू के सांसद भी हैं साथ में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संबित पात्रा साहब, मेरा पहला सवाल आपके साथ में है। आज दिल्ली के अंदर अहम बैठक हुई और जो मोदी की टीम है उसके गठन का सिलसिला शुरू हुआ। कितनी बड़ी चुनौती, आप किस चीज को मानते हैं? यह कहा जा रहा है कि मोदी खुद ही सबसे बड़ी चुनौती है अपने लिए इस पार्टी के अंदर। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, ये तो दुश्मनों के लिए कुछ भी कहने के लिए खुला पड़ा हुआ है मैदान। मगर देखिए, सबसे बड़ा विषय और महत्वपूर्ण विषय है, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वह कांग्रेस की सरकार है, जिस सरकार ने आज हिंदुस्तानियों के जीवन को दुश्वार बना दिया है। महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भय या भूख हो, हर मापदंड में इस सरकार ने यह दिखा दिया है कि आज देश की सबसे बड़ी दुश्मन इस कांग्रेस की सरकार है। और जैसे आदरणीय मोदी जी ने कहा है, आज हिंदुस्तान का भला तभी होगा जब एक कांग्रेस मुक्त सरकार या कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण किया जाएगा। और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इसका जो न्यू है अपनी टीम के रूप में नरेंद्र मोदी जी रखेंगे। कवायद चालू हो चुकी है और जैसे अभी अनंत कुमार जी ने कहा कि 8 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड दोबारा मिलेगी और इस पर फाइनलाइजेशन करेगी। जी, सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? क्या आपको लगता है यूपी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी आपकी सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर? नहीं, राहुल गांधी तो कोई चुनौती नहीं है। देखिए, राहुल गांधी अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहें, कांग्रेस उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी कहते रहें, मगर हिंदुस्तान जानता है कि राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व अभी परिपक्व होने में बहुत समय बाकी है। किंतु महत्वपूर्ण विषय यह है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का राज हिंदुस्तान को दिया है, जिस प्रकार कांग्रेस ने स्कैम के बाद स्कैम हिंदुस्तानियों के समक्ष रखा है, करोड़ों धन काले धन के रूप में हिंदुस्तान से बाहर भेजा है, और आज भय, भूख और भ्रष्टाचार का माहौल
माहौल जो पूरे देश में व्याप्त है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस की सरकार है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, किस प्रकार एक षड्यंत्रकारी सरकार को जड़ से उखाड़कर फेंका जाए। ठीक है, साबिर अली साहब के पास में जाना चाहूंगा। साबिर अली जी, ये आपने सुना अभी संबित पात्रा जी अपनी बात रख रहे थे कि आपको लगता है इस बिखरे कुनबे के साथ में आपका साथ छूट जाने के बाद, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि वो उनको ज्वाइन करेंगे या करने की इच्छा रखते हैं, कितना आगे जाती दिखती है बीजेपी इस रणनीति में आपको? देखिए, ऐसा है, बड़ी पार्टी है बीजेपी, इसको नकारा नहीं जा सकता जी। और वहां सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोगों का आना और जाने से मैं नहीं समझता हूं कि बीजेपी को बहुत बड़ा एक एलाई मिल गया। आपको मालूम है कि आज कभी भी अकेला रह के उन्होंने अपनी पार्टी के और अपने सिंबल पर बगैर किसी के साथ गए, वो आज तक पार्लियामेंट नहीं पहुंचे जी। इसलिए मैं उसको चर्चा का विषय नहीं समझता जी। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी की क्या एलाइज रहेगी, क्या उनके रणनीति रहेंगे, मैं चर्चा देख रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं कि कांग्रेस की सरकार ने इस देश को क्या दिया नहीं दिया, एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है जी। महंगाई एक चर्चा के विषय जरूर हो सकती है, करप्शन एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है जी। लेकिन इन चर्चा के विषय को बीजेपी ने स्वयं खत्म कर दी और बीजेपी को एक स्टेज पे ऐसा लगने लगा कि शायद हम लोग इस चर्चा को बहुत आगे ले आके लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं जी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि भ्रष्टाचार, वही इंसान बात कर सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ कि जिसके अपने पार्टी में इस तरह के नमूने नहीं मिलते हों जी, इस तरह के साक्ष्य नहीं मिलते हों और इस तरह के दागदार नहीं हों। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी की इतनी पार्टी और इतने अच्छे लोग होने के बावजूद भी ऐसे चेहरे को वो लोग खींच कर लाए जी, जो भ्रष्टाचार से और दूसरी महंगाइयों को चर्चा को छोड़कर, उन मुद्दों को छोड़कर, देश की चर्चा को छोड़कर, देश को जोड़ने की चर्चा को छोड़कर, हर लोगों की बढ़ोतरी और समानांतर और समावेशिक विकास को छोड़कर ऐसे चेहरे को उन्होंने ढूंढ कर लाया और खींच कर लाया, उसको इतना पोस्चराइज किया, मेडिसाइज किया और सोशलाइज किया, जो कह दीजिए, क्योंकि पैसा धन उनके पास अपार है, इसको कोई नकार नहीं सकता। ठीक है सर, और देने वाले बहुत है, इसलिए वो ऐसे चेहरे को लाया जो इन सब मुद्दाओं से अलग है। इसलिए ये सब मुद्दा कि वो बात करे, ये शोभा नहीं देती। आप आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा साहब। जी संबित पात्रा साहब, साबिर अली जी ने ये बात कही है कि चर्चा का जो विषय था, भ्रष्टाचार की जो बड़ी चर्चाएं थी, उसको खुद बीजेपी ने ही खत्म कर दिया। देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अभी साबिर अली जी के जो वक्तव्य से निकालना चाहता हूं। साबिर अली जी का ये कहना कि नरेंद्र मोदी जी आए इसलिए वो चले गए, ये तो उनका पुराना स्टैंड है, किंतु अभी के वक्तव्य में उन्होंने एक नया स्टैंड रखा है। उन्होंने यह कहा है कि वही पार्टी भ्रष्टाचार के विषय में बात करे जिस पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं होता है और जिसका दामन खुद साफ हो, वही भ्रष्टाचार के विषय में दूसरे पार्टी की तरफ उंगली उठाए। तो मैं अपने बड़े भाई साबिर अली साहब जो हमारे 1 महीने पहले हमारे मित्र थे, आज भी मित्र हैं और मुझे लगता है आगे भी रहेंगे। मगर महत्वपूर्ण प्रश्न आज यह उठता है कि अगर हमारे पार्टी में इस प्रकार का भ्रष्टाचार था, उन्हें लगता है, तो 17 साल तक वो एक भ्रष्ट पार्टी के साथ क्यों जुड़े हुए थे? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कि चलिए पोलराइजेशन के मुद्दे पे अलग हो गए, ये एक अलग स्टैंड है, किंतु आप आज ये कह रहे हैं कि चैनल 1 के माध्यम से कि हम एक भ्रष्ट पार्टी हैं और वह भी एक कारण है। तो मुझे लगता है ये बड़ा दुखद विषय है कि आप इतने वर्षों तक हमारे साथ रहे और जान नहीं पाए कि हमारे पास भ्रष्ट लोग भी हैं। ये बहुत दुखद विषय है। ठीक है, मैं साबिर अली जी, मैं आपके पास एक बार आऊंगा। हमारे साथ यहाँ पर नदीम जावेद जी भी। नदीम जावेद जी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर कैसे चल रही है चर्चा? राहुल गांधी को तो कोई चुनौती मानती नहीं है, तो आप क्या मोदी को भी चुनौती नहीं मानते? नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो राहुल जी को चुनौती मानेंगे जी, तो शायद वो अपना हक अदा कर रहे हैं कि राहुल जी को चुनौती ना माने जी। दूसरी बात जो बुनियादी बात है वो ये है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी की स्वीकार्यता हो जाए जी। अडवाणी जी ने जो कुछ किया वो देश जानता है जी। अभी हाल फिलहाल में शिवराज सिंह चौहान जी ने इशारतन ये कह दिया है और ब्लॉग पे भी लिख दिया उन्होंने, एक तरह से बार बार चर्चा हो रही है मोदी मॉडल या गुजरात मॉडल और मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट के मॉडल की। राजस्थान की वसुंधरा राजे जी ने कह दिया है कि मोदी जी को इनडायरेक्टली आने की वहां पे आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वीकार्यता हो तो फिर बाद में देश के अंदर और दूसरी जगह स्वीकार्यता होगी। ठीक है, रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत ताकत है। 2007 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 22 सीटें आई थी, लेकिन 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा में भी 22 सीटें कांग्रेस पार्टी को आई।
ठीक है, इसलिए हमें ये उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस एक ताकत बनेगी। बुनियादी तैयारियों पर जरा हम बात करेंगे। राकेश कपूर साहब, बुनियादी तैयारी यहां पर बीजेपी ने शुरू कर दी है। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्या, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी उन्होंने अमित शाह को बना दिया है, क्या उन्हें वहां के नेताओं पर भी भरोसा नहीं था? यह भी बात निकल करके आ रही है। और क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में जो वहां पर टीम लगातार बनी है, उसका मुकाबला वो कैसे कर पाएंगे? यह भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए सिद्धार्थ जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि मैं इसको नरेंद्र मोदी का इतने विवादों के बीच से मुख्य राष्ट्रीय प्रचारक बनना पार्टी का जी, ये भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत मानता हूं जी। ये भारतीय जनता पार्टी के पतन का प्रारंभ है राष्ट्रीय स्तर पर। जो देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है जी, जो जनसंघ ये ढोल पीट रहा है, बीजेपी ढोल पीट रहे हैं जी, कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। क्या वीर सावरकर से ज्यादा लोकप्रिय हैं क्या नरेंद्र मोदी? क्या प्रोफेसर बल्लाज मधोक से ज्यादा हैं क्या लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी? लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया, बढ़ाया जी, प्रतीक रूप में, ये देश कभी भी हिंदू मुसलमान की वर्टिकल डिवाइड करके जी, इसको सीधा डिवाइड करके इस प्रकार की राजनीति ना इसने कभी स्वीकार की है और न ये आगे करेगा जी। जिस रूप में आप मैं बहुत मतलब इस मामले को लेकर के जो कुछ चिंतनशील लोग जो हैं बहुत चिंता में हैं जी, कि हम देश की राजनीति को क्या दिशा देना चाहते हैं जी। जिस व्यक्ति पर 2002 में वहां पर दंगे कराने का और मुसलमानों का एक तरफा कत्ल कराने का आरोप हो, और ऐसा नहीं है। मैं जब भुज में भूकंप आया था तब श्री लालकृष्ण आडवाणी के साथ दौरे पर गया था जी, गुजरात के। उस समय श्री केशुभाई पटेल की सरकार थी। जब 2002 में दंगे हुए उसके बाद जब रामविलास पासवान ने केंद्र की सरकार छोड़ी, उनके साथ गया और अहमदाबाद के उन इलाकों में गया जहां एक तरफ हिंदू रहते थे, दूसरी तरफ मुसलमान रहते थे। उनके बीच का जिस और ये भी देखा कि किस प्रकार से वहां पर मिलिट्री को बांध करके रखा गया था। आर्मी बुलाई गई लेकिन उसे बैरक में ही रहने दिया गया। ठीक है। तो मेरा जो निवेदन है कहने का वो कुल मिलाकर के ये है कि ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी है कि एक ऐसे व्यक्ति को हम प्रतीक पुरुष बना करके उसको प्रधानमंत्री तक उसको दावेदारी दे रहे हैं। ये बीजेपी के पतन की शुरुआत है। अभी पात्रा जी बोलिएगा, अभी बाद में उनसे जवाब दीजिएगा, हम भी बात करेंगे उनसे। मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि मैं यहाँ किसी कोई कथा सुनने आया हूँ। राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए, पूछिए उनसे। ठीक है, छोटा सा यहाँ पर हम ब्रेक ले लेते हैं, जो कि ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद समित पात्रा जी मैं आपके पास आऊंगा और रिएक्शन आपका इस पूरी बात पर हम लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में।
चलिए एक अहम खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी की टीम पर आम सहमति नहीं बन पाई। आज जो टीम की घोषणा होने जा रही थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि मोदी जो प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे उसकी घोषणा आज हो जाएगी। कप्तानी हालांकि उनके पास रहेगी और कप्तान तो वो बन ही चुके हैं लगभग, पर उस पर सहमति नहीं बन पाई। सूत्रों के हवाले से खबर बार बार निकल करके आ रही है। इस बात के कयास भी लगाए जा रहे थे कि क्या पार्टी के अंदर एक कंसेंसस अब बन पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम, एक नाटकीय घटनाक्रम गोवा के बाद से आडवाणी शो के रूप में देखा गया। अब यह खबर आ रही है निकल के कि दोबारा नामों के ऊपर फिर से चर्चा की जाएगी, यानी जो नाम थे उसके ऊपर एक आपसी सहमति नहीं बन पाई। और ये बात अभी लगातार ब्रेक के पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी ने भी इस ओर इशारा किया था, और ये बात अब निकल करके आ रही है कि नाम पर जो है अलग अलग नामों की लगातार बातें आ रही थी। इसके अंदर वरुण गांधी से लेकर के राजीव प्रताप रूडी, इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी को भी आगे लाने की बात थी, पर अभी इस पर आम चर्चा जो है नहीं बन पाई है और इस पर एक कंसेंसस फिलहाल बनता नहीं हो दिख रहा है। 8 जुलाई को संसदीय बोर्ड की दूसरी बैठक है। वो इस बैठक के अंदर कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल करके वहां पर सबको, ताकि सबका मन बना रहे और एक सहमति बनी रहे, यह दिखाने की कोशिश करनी होगी बीजेपी को। यह भी एक बड़ी चुनौती है पार्टी के अंदर अब सहमति बनाना बीजेपी के लिए। ठीक है संबित पात्रा साहब, ये खबर आई है, इस पर क्या रिएक्शन आप देना चाहेंगे? अभी तो आम सहमति आज बनी नहीं पाई, अब 8 जुलाई को सबकी नजर लगातार बनी है। ये बात पहले कपूर साहब भी कह रहे थे। देखिए, सबसे पहला विषय तो है, यह एक काल्पनिक प्रश्न है, ये स्पेक्युलेटिव इशू है कि आम सहमति बनी या ना बनी। मगर फिर भी अगर मान लेते हैं कि आम सहमति नहीं बनी, तो मैं उत्तर में यही कहूंगा कि लोकतंत्र का एक स्वाभाविक प्रक्रिया होता है और लोकतंत्र का अर्थ भी होता है कंसल्टेशन टिल कंसेंसस, अर्थात कंसल्टेशन कंसेंसस तो होना चाहिए। यही लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ है, मीनिंग है। और मुझे गर्व है, फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का एक लोकतांत्रिक ढांचा काम करता है जिसमें कंसल्टेशन होती है, बैठकें होती हैं और सबकी राय लेने के पश्चात ही, सबके मन के सुनने के पश्चात ही किसी कंसेंसस पर पहुंचते हैं। तो अभी अनंत कुमार जी ने भी कहा और मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी अभी कहा कि 8 तारीख को दोबारा स्वाभाविक है, ये दौर चलेगा, मीटिंगों के पश्चात ही निर्णय होगा। सवाल कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, कॉन्सेंसस पे पहुंचना चाहिए था ना। जब अडवाणी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को के साथ साथ एक इलेक्शन मैनेजिंग कमेटी भी बनाओ, तब कॉन्सेंसस क्यों नहीं हुई? तब क्या बीजेपी में डेमोक्रेसी नहीं थी, या अभी आज ही डेमोक्रेसी आई है बीजेपी? तो कॉन्सेंसस तो हुआ ना, क्या कॉन्सेंसस हुआ? तो मैं उत्तर दूं? हाँ दीजिए। देखिए, कॉन्सेंसस यही हुआ कि डेलिब्रेशंस के पश्चात, कंसल्टेशंस के पश्चात, विचारों के पश्चात यही निर्णय लिया गया। मुझे पता नहीं कि आडवाणी जी ने ऐसा कहा था कि नहीं, ये तो एक किंवदंती है जो कि कई पत्रकारों ने, और किंवदंती क्यों है? मगर अगर मान लेते हैं ऐसे कहा भी हो, अगर मान लो ऐसा कहा भी है, ये आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, ऐसा कहा भी गया हो, तब भी मैं कहूंगा जब कंसेंसस तो यही बना, नरेंद्र मोदी के चेयरमैन बनाए गए। जो तथ्य हैं, तथ्यों को किंवदंती कह करके आप जो है सच को नकार नहीं सकते मिस्टर पात्रा। सवाल ये है यार, बीजेपी कपूर साहब, देखिए सत्य मेरे लिए, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरे लिए सत्य वही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी जनता के समक्ष रखती है। जिन विषयों को पार्टी समक्ष में नहीं रखती है, जो पार्टी का आंतरिक विषय है, उन्हें मैं स्पेक्युलेटिव मानता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं उसमें अभी तक कोई डिक्लेरेशन नहीं आया है। किंतु मैंने यह भी कहा कि अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, तो बड़े आदर के साथ मैं कहूंगा कि कॉन्सेंसस बना, पार्टी के सभी लोगों ने एकजुट होकर मत किया और यही माना कि जो चेयरमैन होंगे वो नरेंद्र मोदी होंगे। और आज पार्टी के सभी लोग एकजुट हैं। आज जो चित्र दिखाया जा रहा है उसमें आडवाणी जी और मोदी जी अगल बगल बैठे हुए हैं, मुस्कुराते हुए चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए तो ये बात हम कह रहे हैं ना कि आज नहीं निकल पाया, आसपास बैठे फिर भी। चलिए ठीक है, साबर अली साहब आप सुन रहे हैं लगातार इस पूरी बातचीत को, क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे? साथ में तो बैठे थे आडवाणी जी और बीजेपी नरेंद्र मोदी। पात्रा साहब की पहले वाली बात को मैं जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल दीजिए। उन्होंने कहा कि वो मैंने ये कह दिया कि उनकी पार्टी भ्रष्ट है। मैं समझता हूं कि पात्रा साहब आपकी मैं बड़ी कदर करता हूं और बड़ी आप अच्छा बोलते हैं, और मैं समझता हूं कि कैमरा पे किस तरह की भाषा लोग पसंद करते हैं उसको आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए मैं ये आपको कहूं कि मैंने ये नहीं कहा कि आपकी पार्टी भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं। मैंने ये कहा कि ये मुद्दा था, और मैं ये फिर दोहराना चाहूंगा कि आपके पार्टी में ऐसे लोग हैं और उसका सबूत है, और लोग जेल गए, और आपके पार्टी के सब लोग नहीं, मैंने कहा लोग हैं
तो ऐसा लगा कि ये मुद्दा आपको काम नहीं आएगा और आपने उसको नरेट दूसरे तरीके से अपने डिक्शनरी से उसको आपने नरेट कर दिया। ये ठीक नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा था। ठीक है साबर अली साहब, तो अपने डिक्शनरी से दूसरी बातों को नरेट न करें। जी, पर आज जो कंसेंसस नहीं बन पा रहा है लगातार, और ये परेशानी जब आप एनडीए का हिस्सा थे तब से बन रही है, जब गोवा के अंदर पूरा वो हुआ था उसके बाद से, क्या आपको लगता है ये परेशानी आगे भी बहुत बार बार अब दिखती रहेगी बीजेपी में? देखिए, मैं आपको एक शायद पात्रा साहब इस बात को माने न माने, लेकिन सच यही है, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ लोगों से जब हम लोग साथ थे तो उनके भाषा जो प्रयोग हमारे साथ किए गए और जो जुबानें दी गई थी, जो प्रॉमिस किया गया था, वक्त आएगा तो कैमरा पे उस बात को रखी जाएगी और एविडेंस के साथ रखी जाएगी। किस तरह के लोग, मैं आपको सिर्फ इतना ही कह दूं कि जितने इनके वरिष्ठ लोग हैं जो दिल्ली में बैठते हैं और उनका सोच भी ठीक ठाक है, वो लोग ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पर, मैं रिपीट करूं, किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी दिल्ली नहीं आए। लेकिन मैं आपको फिर बोलूं कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जो मनी पुलर है। उनके बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनके बगैर हमको पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जितने इस देश के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि उनका कारोबार गुजरात में है। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा ये फैक्टर है, और बहुत से दूसरी फैक्टर है, वो बाद में समझ में आएगी, लोगों के सामने भी आएगा। जी, संबित पात्रा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, बड़े आदर के साथ में साबिर अली जी को कहूंगा, मैंने उन्हें बड़ा भाई भी कहा है और मैं बड़ा आदर करता हूं उनका, मगर आदर के साथ ही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के विषय में कहा कि वो मनी पुलर हैं, ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि वो वोट पुलर हैं, वो जनता के वेल विशर पुलर हैं और वो एक समग्र व्यक्तित्व हैं। और स्वाभाविक रूप से एक समग्र व्यक्ति को ही पार्टी के आला कमान के रूप में, अर्थात जो चुनावी प्रक्रिया है उसके आला कमान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, जो कि पार्टी ने की है। और ये बहुत एक अच्छा सोचा समझा और बहुत ही बुद्धि से युक्त हमारे पार्टी का निर्णय है। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद मैं एक सेकंड इसमें लेना चाहूंगा, एक सेकंड। जी, उनकी ग्राफ जिस वक्त से एंट्री की और आज तक बीजेपी में, उनके गुजरात में भी उनके सीट कम हुए और गुजरात के बाहर तो कदापि और कहीं भी उनका जलवा आज तक नहीं चला, इसलिए वो वोट पुलर है, ये हिंदुस्तान का कोई शख्स नहीं मानता और ऐसा है नहीं, पर अभी तक जो रिजल्ट है ऐसा नहीं है। ठीक है साबर अली साहब, छोटा सा ब्रेक यहां पर मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आपकी बात लूंगा। छोटा सा ब्रेक, जल्द हम लौटते हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। जज साहब, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ उसी बात को जो साबर अली जी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी, कि मोदी कारपोरेट हाउसेस के रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं है। वो जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग करते हैं, खासतौर से वो जो बाहर के लोग, भारत के लोग जो बाहर में रहते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, जब वाइब्रेंट गुजरात करते हैं, उसमें जिस तरह से कई बार उनका चेहरा और
किस तरह से सपोर्ट आता है वो बहुत साफ हो चुका है। जी। दूसरी बात जो आपने बात कही थी आदरणीय पत्रकार जी ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि ये मुल्क बड़ा प्रोग्रेसिव मुल्क है और इसमें एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। और मैंने पिछली बार भी कहा था आपके शो में कि साजिद अली जी साहब के जो साबिर अली साहब के जो नेता है, उन्होंने कहा था कि ये देश जो है वो टोपी भी पहननी पड़ेगी और टीका भी लगाना पड़ेगा। ये बात सही है कि कंपोजिट कल्चर में प्रोग्रेसिव फेस की जरूरत है। उस बात को शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो समझदार लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, और शायद उसी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है, समझ रहे हैं पर शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि कारपोरेट हाउसेस का प्रेशर है उनके ऊपर। ठीक है, और वो दिक्कत है। इसलिए कपूर साहब, क्या बीजेपी के अंदर जो अभी हमने खबर देखी, अभी भी चुनौती मोदी के लिए कोई बना हुआ है? अभी भी मोदी के लिए चुनौती, ये माना जा रहा था कि अब कोई चुनौती नहीं है मोदी के लिए, खासकर पार्टी लाइन के अंदर, क्या अभी भी चुनौतियां हैं उनके लिए? निश्चित रूप से मोदी के लिए चुनौतियां तो ये आप देखेंगे कि अंत तक बनी रहेंगी जी, और ये लगातार इस वजह से बनी रहेंगी मोदी के लिए चुनौतियां, क्योंकि मोदी का व्यक्तित्व एक विवादास्पद व्यक्तित्व है। राजनीति में आप देखिए ना, मोदी के विकास की कथा कहां से शुरू होती है? जी, मोदी के विकास की कथा शुरू होती है गुजरात दंगों से, और जिसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था कि लाशों पर राजनीति करने का मेरा मन नहीं है। ये राज्यसभा में बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने। मैं संबित पात्रा जो को भी बताना चाहता हूँ, ये वाजपेयी जी ने बोला था। उनकी आंखें नम हो गई थी जब उन्होंने ये बात राज्यसभा पर बोली थी। और कोई भी जिस देश, देखिए इस देश की परंपरा क्या है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो राजनीतिक मित्र हैं वो थोड़ा इतिहास पढ़ें, कॉन्टेम्परेरी इतिहास पढ़ें। 1985 में जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो भरतपुर के एक हेलीपैड पर तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे शिवचरण माथुर, उनका हेलीकॉप्टर आकर के रखा गया था। और डीग के राजा थे मानसिंह, उनकी खटपट थी, उन्होंने ले जाकर के बार बार उनके हेलीकॉप्टर पर अपनी जीप से टक्कर मारी थी। किसी बात पर उनकी खटपट हो गई थी, पुलिस गोली से राजा मानसिंह की मृत्यु हो गई थी। अगले दिन शिवचरण माथुर को इस्तीफा देना पड़ा था। ये वो देश है, इस देश की राजनीति का कल्चर ये है, इस देश की राजनीतिक परंपरा ये है। लेकिन दूसरी परंपरा ये है कि ये तय हो चुका है, चार्जशीट में सीबीआई अपनी लिख करके देती है कि जिस तरीके से इशरत जहां को अगवा किया गया, एब्डक्ट किया गया, उसको एक जगह पर लाया गया। दूसरे जो चार्ज लोग थे, जिन पर आरोप थे आतंकवादियों के, उनके साथ रखा गया। उसके बाद सबका एक साथ कत्ल कर दिया गया। ठीक है, तो यानी जो तमाम जहां एक मुख्यमंत्री एक आदमी के मरने पर, पुलिस की गोली चलाने पर, और उसको भी पुलिस षड्यंत्र करके उस 19 साल की लड़की को मारती है। अभी फिर से चार्जशीट फाइल करने वाली है, ऑब्वियसली करेगी जी, फिर से मारती है। और हम वो चेहरा दिखाते हैं इस देश को कि ठीक है, ये देश का आपके सवाल का जवाब देना, आपने जो बात कही उसको कुछ कहना चाह रहे हैं। पात्रा साहब क्या कह रहे हैं आप? क्या ये चुनौती नहीं है अभी भी नरेंद्र मोदी को की पार्टी के अंदर के लोगों के साथ ही अभी चुनौतियां लगातार नहीं लगती हैं आपको? जो कपूर साहब भी ये बात कह रहे हैं। नहीं, वो जो पार्टी के अंदर जिसको आप चुनौती कह रहे हैं, मैं उसे लोकतंत्र कह रहा हूं। कोई भी चुनौती नहीं है, पार्टी एकजुट है। आज आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड में देखा किस प्रकार से सब एकजुट है और एकमात्र लक्ष्य पार्टी का है किस प्रकार एक कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान का निर्माण करना। क्योंकि आज कांग्रेस पर्यायवाची बनी हुई है भ्रष्टाचार की। स्वाभाविक रूप से जिस इतिहास के विषय में अभी कपूर साहब बता रहे थे, कहीं उस इतिहास में हिंदुस्तान का नाम भ्रष्टाचार का पर्यायवाची ना बन जाए, पार्टी इसकी कोशिश कर रही है। किंतु मैं यहाँ दो मुख्य बिंदु रखना चाहता हूँ। वैसे स्टूडियो से बहुत कम आवाज आ रही है मेरे पास। कैन आई इंटरवीन फॉर ए मोमेंट? कैन आई इंटरवीन फॉर ए मोमेंट? एक मैं दो छोटे बिंदु रखा हूँ, मैं बहुत कम सुन पा रहा हूँ स्टूडियो की आवाज। अब मैं और जोर से बोलता हूँ। आई ट्राई टू बी लिटिल लाउडर। आप 6 वर्ष सत्ता में रहे, 6 वर्ष तक ये मत भूलिए कि आपका अपना इतिहास क्या रहा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल पंप आवंटन से लेकर के यूटीआई घोटाला, तहलका और दूसरी चीजें, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस देश की जनता ने, आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। देश की जनता ने देखा है, आपको भी जवाब सुन लीजिए, आपको भी और उनको भी देखा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सवाल खड़े किए, कृपा करके बड़े आदर कहूंगा सम्मान के साथ मुझे एक एक जवाब देने का मौका दीजिए। जी दीजिए।
जी देखिए, कपूर जी का जो अंतिम सवाल था मैं उसी से आरंभ करता हूं। अंतिम सवाल था कि आपने जो 6 साल राज किया उसमें आपने ऐसा क्या कर दिया जो हिंदुस्तान आप पे भरोसा करेगा। तो मैं कहूंगा अभी 5 दिन पहले यूपीए सरकार ने ही इसकी जवाब हलफनामे के रूप में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, यह कहते हुए कि जो 6 वर्ष एनडीए का शासन रहा पूरे हिंदुस्तान में यदि रोडवेज हाईवेज का सबसे बड़ा निर्माण 50% निर्माण रहा है तो वो एनडीए के रजीम में रहा है। मैंने ये एक उदाहरण दिया। बाकी और 2 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बार जो आप लोग कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के एजेंट है नरेंद्र मोदी, तो मुझे बड़ा दुख लग रहा है। और मैं कहना चाहूंगा उद्योगपतियों के एजेंट नहीं हैं, वो उद्योगपतियों के चहेते जरूर हो सकते हैं। जैसे वो गरीबों के भी चहेते हैं, माइनॉरिटीज के भी चहेते हैं, वैसे भी उद्योगपतियों के भी चहेते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का विकास कार्य उद्योगपतियों के लिए गुजरात में किया है, स्वाभाविक रूप से उससे न केवल उद्योगपतियों को एक विश्वास मिला है बल्कि गुजरात की जनता को भी एक कॉन्फिडेंस और विश्वास मिला है। इसमें पत्रा जी भाषण दे रहे हैं, केवल एक बात सुनिए, भाषण के बजाय बात सुनिए। आपने भ्रष्टाचार को एक बड़ा मुद्दा बनाने की बात की। भ्रष्टाचार आपने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। लेकिन उन भ्रष्टाचार की आप क्या जवाबदारी देंगे जिसकी चर्चा आदरणीय कपूर साहब ने की अभी आपसे? ठीक है, मतलब आप एनडीए के 6 साल के भ्रष्टाचार की लगातार बात कर रहे हैं, उस पर क्या जवाब? उस पर जवाब बताइए। साबिर अली साहब मुस्कुरा रहे थे। आप मुस्कुरा रहे थे? साबिर अली साहब जब पहले बार एमपी बन के आए पासवान जी की पार्टी से, तो हमसे मुलाकात हुई थी इनकी। तो अब आजकल जनता दल आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं जनता दल जी साबिर अली साहब कुछ कहना चाहेंगे कि पार्टी के अंदर अगर कंसेंसस नहीं बन रहा तो क्या ये लोकतंत्र है? देखिए ऐसा है, मैं ये तो पहले भी कहा कि पार्टी में इतने, मैं बताऊं कि दिल्ली में बैठे हुए राजनेता भारतीय जनता पार्टी की जी, उसमें से चंद लोगों को हटा दें तो मैं समझता हूं कि आज वो मजबूरी की राजनीति भाजपा के साथ कर रहे हैं, मन की राजनीति नहीं कर रहे हैं, देश की राजनीति नहीं कर रहे हैं, दबाव की और मजबूरी की राजनीति कर रहे हैं। और ये सत्य को कोई नहीं छुपा सकता और ना ही दबा सकता है। और कपूर साहब ने जिस तरह जिस अंदाज में बातों को रखा है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। जी, अब आप भी तो कांग्रेस के साथ सपोर्ट कर रहे हैं ना, धीरे धीरे कमजोर करने में बीजेपी को। आप भी पीछे कहाँ है? हम सच का साथ दे रहे हैं। जी ठीक है। संबित पात्रा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मैं कुनबे बढ़ाने की बात लगातार की जा रही है। अभी कनिमोझी को सपोर्ट दे करके राज्यसभा के अंदर एक तरफ वहां डीएमके को खुश करने की फिर से कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा, जेएमएम के साथ लगातार 2014 को आंका जा रहा है, और जो बिहार के अंदर हुआ है और जो संकेत बार बार दिए जा रहे हैं वो सबके सामने है। आपके कुनबे का क्या? सुब्रमण्यम स्वामी आज आए हैं, पर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इस बात को देते हैं? क्या अभी भी आप यही मानेंगे कि अकेले ही सब आप कर लीजिएगा? देखिए ऐसा है कि वैसे मेरे को आवाज बहुत कम आ रही है, मगर जो भी मैंने सुना मैं उसका उत्तर दूंगा। सबसे प्रमुख विषय है कि लाल किले में प्रांगण में खड़े होकर भाषण देना कि हम 0 टॉलरेंस रखेंगे करप्शन के प्रति, और उसके बाद आप राज्यसभा में कनिमोझी का सपोर्ट करते हैं, यही दिखाता है कि आप 0 सपोर्ट या 0 टॉलरेंस रखेंगे या 100% टॉलरेंस रखेंगे करप्शन के साथ। मुझे लगता है आज भारत की जनता के सामने बिल्कुल साफ है, कुछ भी छुपा नहीं है। मगर एक बहुत दुखद विषय है यहाँ। देखिए, मैं साबिर अली साहब का बड़ा आदर करता हूं और बड़ा आदर से कह रहा हूं मैं कि अभी कुछ दिनों पहले जितने भी डिबेट होते थे उसमें साबिर अली साहब, राजीव रंजन जी सभी यही कहते थे आज देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस है। मगर देखिए, केवल आपने अपने वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, मुझे नहीं पता क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स की रणनीति अपना रहे हैं जेडीयू के लोग, मगर केवल अपने फायदे के लिए देश को आप अहित पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं, जो मुझे लगता है उचित नहीं है। आज हिंदुस्तान का वास्तविक आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं साबिर अली साहब, कांग्रेस की नीतियां हैं, इन नीतियों को हटाना होगा। ठीक है, साबिर अली जी कुछ कह रहे हैं। जी साबिर अली साहब। पात्रा साहब, मेरी चुनौती है कि आज तक मैंने कभी किसी भी पार्टी को नहीं कहा कि देश के लिए पार्टी खतरा नहीं होती, नीति और कार्य खतरा होता है। राजीव रंजन ने क्या कहा वो तो मैंने कहा कांग्रेस की नीतियों को हटाना होगा, मैंने कहा ये। मैं वही मैं पूरी बात कह लेने दीजिए। पात्रा साहब, आप बड़े संयम रखने वाले व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुन लीजिए
कि मैंने आज भी कहा कि भ्रष्टाचार इस देश का मुद्दा है जी, लेकिन आप इसलिए उस विषय से हट गए कि आपके साथ रहते हुए मैंने कहा कि चूंकि आपके घर में इतने उसके लिए छेद हैं कि आप उस पर टिक नहीं सकते, ये सच्चाई है। देखिए सिद्धार्थ जी, चाहे वो कर्नाटक का इश्यू बहुत सा ऐसा इश्यू है, जैसा कि अभी कपूर साहब ने कहा शासनकाल का, तो ये किसी एक शासन की नहीं, आपके यहां ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके अंदर करप्शन भरे हुए बहुत लोग जेल गए हैं, तो उसको कैसे इनकार कीजिएगा? अरे भाई, अभी अडवाणी जी ने जन चेतना यात्रा शुरू की थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ की थी ना, कहां गया उसके मुद्दे, कहां चले गए? ये सब आपने नरेंद्र मोदी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा देते हुए पकड़े गए थे टेलीविजन पे। नहीं, वो चलिए, वो अलग बात है, वो कांग्रेस में भी ऐसा होता है। भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात तो, लेकिन सवाल यह है कि आज जो है ये मुल्क ऐसे दोराहे पर आकर के खड़ा हो गया है जी, कि जहां बीजेपी विपक्ष के तौर पर वो बीजेपी लोकप्रियता बुलाने की बात बार-बार लोकप्रियता कहाँ की लोकप्रियता है? किस पैमाने पे? अरे भाई, रहमत अगर कबूल करें क्या वईद है, और शर्मिंदगी से उजरना करना गुनाह का। ये नरेंद्र मोदी, क्यों साबिर साहब, नरेंद्र मोदी जी को जरा इस बात पर गौर करना चाहिए। और बीजेपी के जो लोग चुप बैठे हैं वो जानते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि चुनाव में उन्हें संघ के कार्यकर्ताओं पर ही निर्भर करना पड़ता है जी। संघ के कार्यकर्ता ही हैं जो सारा काम धाम छोड़ करके बस्ते संभाल करके बैठ जाते हैं, निस्वार्थ भाव से चुनाव जिताने की कोशिश करते हैं। उनको ये मालूम है, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए। ये जो रणनीति है ये बैकफायर कर जाएगी विधानसभा चुनाव में? निश्चित रूप से बैकफायर करनी चाहिए। और इस देश के लोग इतने समझदार हैं, ठीक है, कि वो इंदिरा गांधी को चुनाव हरवा सकते हैं जी 1977 में, तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या मायने रखती है? मैं यही तो बात कहता हूं। वही संघ 1970 में बल्लाज मधोक को एक किनारे कर दिया था। बल्लाज मधोक ने, पता आपने क्या मांग की थी? उसने कहा था मुसलमानों का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। तभी संघ ने उनको एक तरफ कर दिया था जी। ये देखा था कि उस समय इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं महाराजाओं का प्रीवी पर्स उन्मूलन, ये सब इस देश की जनता में फैल चुका था जी। और आज कांग्रेस ने अपने हाथ से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खो दिया ये फूड सिक्योरिटी बिल का जी। अगर फूड सिक्योरिटी बिल ये थोड़ा पहले लाते, जिस समय ये बीजेपी से अलग होने की बात कर रहे थे जनता दल यू वाले जी, उसी समय अगर फूड सिक्योरिटी बिल आ जाता जी, तो आज आज देखते सूरत अलग होती, हिंदुस्तान का नजारा अलग होता, इस देश की राजनीति अलग होती। पर ये लेकिन कांग्रेस कमजोर पार्टी है, उसमें नरेंद्र मोदी लगातार नेतृत्व विहीनता है। इसलिए संबित पाठक जी से ये सवाल हम इसलिए बीजेपी का ये नेतृत्व का ये आडंबर, मैं इसको आडंबर कहूंगा, ये इस देश में चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस देश की जनता ने न कभी ऐसे नेतृत्व को स्वीकार किया है और न करेगी। क्या जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जहां पे ऑलरेडी इनकी सरकारें हैं, वहां पर भी नेता कहीं ना कहीं मन में उनकी बात रही होगी? निश्चित रूप से। आप जवाब ले लेते हैं सर। वहां झारखंड, जहां छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के बारे में जावेद भाई ने बोला था, उन्होंने अपने ब्लॉग पे क्या लिखा है जी, उन्होंने चौहान साहब ने जो चीफ मिनिस्टर है, और जो रमन सिंह है वो अपनी लोकप्रियता से जीतते हैं। कैसे निपटेंगे संबित पाठक साहब? आपका है क्या ये जो नरेंद्र मोदी की बढ़ती छवि जो है, ये तो मुसीबत पार्टी के लिए नहीं बन जाएगी आखिर में जाकर के? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी इसके संकेत दे चुके हैं। भले ही वो उत्तराखंड के अंदर आपदा में जो 15,000 बचाने की बात हुई थी गुजरातियों को, ऐसा कोई भी बड़ा अतिशोक्त वाला बयान शिवराज सिंह की ओर से नहीं आया। इससे भी बड़ी बात, जिस आदमी को 26 जनवरी और 26 जून का अंतर नहीं पता, जो आदमी कहता है कि जितना महत्वपूर्ण 26 जनवरी है, जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ, और वो उसी दिन को, उसकी तुलना इस देश में इमरजेंसी लागू वाले दिन से करता है, आप उसका विचार, उसकी जो विचारशीलता है, उसका जो वैचारिक स्तर है, आप नाप लीजिए। बताइए, ये बैकफायर, क्या ये बैकफायर करेगा?
विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश और देखिए, वैसे छत्तीसगढ़ में आवाज बहुत कम आ रही है, मगर जितना भी मैंने सुना है मैं उत्तर देना चाहूंगा। सबसे पहले पीछे से चलता हूं, 26 जून और 26 जनवरी के विषय में अभी मेरे ख्याल से कपूर साहब बात कर रहे थे। देखिए, मेरा भी यही मानना है, 26 जून और 26 जनवरी दोनों देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 26 जून के महीने को हम सब जानते हैं, किंतु 26 जून जो बलिदान दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है, जिसके कारण से हमारे जो फाउंडर हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी दिन उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया था और कश्मीर हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग बन के रहा था। तो मुझे लगता है इस दिन के महत्व को समझना, इमरजेंसी लागू करने के संदर्भ में कहा था, मगर जब आपने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संदर्भ में कहाँ कहा था भाई? आप गलत कोट कर रहे हैं। आदरणीय कपूर साहब ने शरण, मैंने इमरजेंसी वाले दिन को कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस की बहुत कम आवाज आ रही है, मैं अंदाजे से ही बोल रहा हूं। ठीक है, मैं एक बात, हम आपका ऑडियो जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। एक बात कह सकता हूं, आप भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, ये तो आपको कहा जा सकता है, लेकिन कृपया जो मैं कह रहा हूं उसे दूसरे संदर्भों में मत रखिए। आप बहुत अच्छे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे भाजपा के प्रवक्ता हैं, लेकिन मेरी बात को कृपया उन्हीं संदर्भों में रखिए जो जिनमें मैंने कहा है। मेरा ये निवेदन है। एक चीज और यहाँ पर बहुत अहम है कि नरेंद्र मोदी इस बार जैसे पंजाब में भी गए तो धारा 370 के ऊपर वो बोलने से बचे, या फिर ये बात लगातार निकल करके आ रही है कि वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे या लखनऊ से लोकसभा की उनकी दावेदारी हो सकती है। सर, क्या आपको लगता है इन सब चीजों से बच करके वो अपनी इमेज को और अलग तरीके से, या जनता में दूसरी जो विकास वाली उसकी इमेज है उसको आगे बढ़ाने की बात है, कितना फायदा इसका मिलेगा? विकास आप मुझे बताइए, क्या हिटलर के जमाने में विकास नहीं हुआ था जर्मनी का? मुसोलिनी के जमाने में इटली का विकास नहीं हुआ था जी? स्टालिन ने रूस का विकास नहीं किया था? कौन सा विकास? हम कैसा विकास चाहते हैं? हम क्या विकास लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों की कीमत पर विकास चाहते हैं? जी। लोकतंत्र और अधिनायकवाद या टोटलिटेरियनिज्म जी, या तानाशाही, इसमें क्या अंतर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें क्या अंतर होता है? इसमें मूलभूत अंतर यह होता है कि आप लोकतंत्र में जो भी विकास करते हैं वो संवैधानिक रूप से, वो अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं। व्यक्तित्व यहाँ पर भारी हमेशा पड़ता रहेगा नरेंद्र मोदी का, जब भी वो चाहे विकास या किसी चीज की बात कर ले। क्या ये आपका कहना है? नहीं, मेरा कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जिस प्रकार का शासन दिया है, उस शासन, वो शासन एक एकाधिकारीवादी शासन होता है और यह तानाशाही शासन होता है, उसका चरित्र शासन का उन्होंने उस रूप में लागू किया है। संवैधानिक रूप से चुनाव जीतने के बाद उम्मीद है हिटलर ने भी ऐसा किया था। ठीक है, उम्मीद है आप आवाज सुन पा रहे हैं अब हमारी। तो विकास तो सब करते सुना है इस प्रश्न को, इस उत्तर को, तो मुझे भी उत्तर प्रत्युत्तर में कुछ कहना है। जी कहिए। जी देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जो पैनलिस्ट हैं, हमारे आदरणीय पैनलिस्ट हैं, और कई डिबेटों में ये सुनने को आता है कि जो गुजरात में जो विकास का मॉडल है, या गुजरात में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है, वो एक अथॉरिटेरियन स्टाइल है और कहीं ना कहीं हिटलर शाही चल रही है। तो मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्न को सामने रख के कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के जनता को और गुजरात के जनता को स्पेशली बौना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिटलर हैं, मगर फिर भी बार बार गुजरात की जनता उन्हें पसंद कर रही है। और मैं आपको याद दिलाऊं, सलाया डिस्ट्रिक्ट से, जहां की 90% जनसंख्या माइनॉरिटीज की है, हमारे मुसलमान बंधुओं की है, वहां से भी मोदी जीत रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र में जनता बुद्धिमान नहीं है? खुलकर नहीं बोलता है, होने के बावजूद जनता उन्हें बार बार चुन रही है। जनता उन्हें इसलिए चुन रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट के मॉडल पे डिलीवर किया है, जनता के डोर स्टेप तक काम पहुंचा है, इसलिए वोट दे रही है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है साबिर अली साहब, मैं आपके पास साबिर अली साहब, ये जो मुद्दों, अब जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया, इसके ऊपर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरे जो मुद्दे, जो 3 बड़े मुद्दे भाजपा के थे, उनको लेकर के कुछ ज्यादा बात नहीं हो पा रही है। अब दूसरा विकास के मॉडल पे बात हो रही है। तो ऐसे तो देखा जाए तो आंकड़ों के हिसाब से तो बिहार में ज्यादा विकास हुआ है। फिर देखिए ऐसा है, मैं आपको बीजेपी के जो बने हैं उनके प्रचारक, उनके बारे में कपूर साहब ने मुझसे अच्छी बात रखी, इसलिए मैं न कहूं उसमें वो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, आप भी कहिए।
आप कहिए। आपने कह दिया और बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है और देश जानती है और उस बात को बार बार कही जाए मैं समझता हूं ठीक नहीं होता है जी। इस बार जो इलेक्शन होगा और जनता सबसे बड़ी है, सर्वोपरि है। कपूर साहब की उन बात से मैं 100% सहमत हूं कि ये देश कभी भी, चाहे वो किसी भी धर्म का कट्टरपंथी हो या उस विचार का कोई आदमी हो, ये देश उसको बर्दाश्त नहीं करती। जी ठीक है। और इस देश में वैसी ही विचारधारा चल सकती है जो सर्वधर्म और सब लोगों को एक साथ सामूहिक और ऐसे विचारधारा के लोग जो जिसकी सोच में सबकी कद एक जैसी हो जी, वैसे ही लोगों के हाथ में बागडोर जाएगी। ठीक है सर। नहीं, नरेंद्र मोदी का जो विकास का मॉडल है उसका डेवलप हो सकता है कि उसको जिस तरह से प्रोजेक्शन है या जो मार्केटिंग कांग्रेस नहीं घबराती इस विकास के मॉडल से? बिल्कुल, कांग्रेस विकास के मॉडल से न घबराती है और न घबराएगी और न घबराई थी जी। उसका प्रोजेक्शन हुआ और ये बात सही है कि 2002 का सर क्यों आपके नेता नहीं प्रोजेक्ट करते कि हमने इतना विकास किया बड़े पैमाने पर आकर के? अशोक गहलोत जी को हमने कभी नहीं सुना, हमने शीला दीक्षित को भी कभी नहीं सुना। शीला दीक्षित या अशोक गहलोत या दूसरे राज्य जहां कांग्रेस ने विकास किया है वो बहुत साफ दिखाई देते हैं। शीला दीक्षित जी 3 बार चुनाव जीत के आई है, चौथी बार की तैयारी है और उम्मीद है कि चौथी बार भी चुनाव जीत के आ जाएंगी। मैं बात ये कह रहा हूं कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात, जब सोशल सेक्टर की बात होती है उसमें गुजरात सोशल सेक्टर में बहुत पीछे है। मैं उसके डेटाज में चूंकि नहीं जा पाऊंगा, समय का अभाव है, लेकिन सोशल सेक्टर में पीछे है। और आदरणीय कपूर साहब चूंकि बहुत खूबसूरती से बात कर दी है उन्होंने, लेकिन मैं उसमें एक बात को और उनकी बात के साथ ऐड करना चाहता हूं कि विकास का जो पैमाना है और जो विकास का दायरा है वो गुजरात को आप पूरे हिंदुस्तान पे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे और गुजरात के आइडियाज। इंडिया इज नॉट गुजरात, ये कह रहे हैं। इंडिया इज नॉट गुजरात। हाँ, हो सकता है गुजरात। उन्होंने खुद अडवाणी, इनके नेता ने कहा, इन्हीं के नेता को कोट करता हूं, अडवाणी जी को, उन्होंने कहा कि गुजरात तो डेवलप था, हम उन्होंने थोड़ा उसको और बेहतर कर दिया। और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कहा कि उसको उन्होंने थोड़ा और बेहतर तरीके से ज्यादा बेहतर हुआ। सबके सर्वोच्च, उनसे सबसे बड़े सर्वोच्च नेता है भाई आज की डेट में, अटल जी के बाद संबित पात्रा जी। तो उन्होंने खुद मैं एक बात कहना चाहूंगा, जावेद साहब की बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। ये बार बार जो गुजरात के विकास की बात होती है, क्या ये गुजरात क्या हिंदुस्तान से बाहर है? जी। इस देश, ये जब मुल्क आजाद हुआ था 30 करोड़ की आबादी से ये मुल्क चला था जी। इसमें सुई भी पैदा नहीं होती थी। एक सुई का कारखाना, जो स्टील का कारखाना था। तो फिर क्या कारण है जो बार बार अगर सुनिए, आज इसकी आबादी 122 करोड़ है जी। आज इसके आम आदमी की हालत में 33% लोग, 32% लोग गरीबी की सीमा रेखा से उतने हैं जितने इस मुल्क की आजादी के समय आबादी थी। आज इस देश में आयात भी करता है ये, तो आयात भी निर्यात करने के लिए करता है। तो गुजरात कोई बाहर नहीं था इस मुल्क से। गुजरात का विकास 40-50 वर्षों में नहीं हुआ क्या? पर ऐसा क्यों कि नरेंद्र मोदी आए तो इतने बड़ा हाइप इसको मिल गया, हर कोई उसकी बात करने लगा। गुजरात और बिहार की तुलना कीजिए ना आप। नहीं, मैंने कहा ये बात मैंने ना, 10% में ज्यादा है। 10% GDP अगर बिहार का है जी, और वो बिहार जो भूखा नंगा राज्य माना जाता था, जहां आज भी गरीबी ज्यादा है, और गुजरात जहां आज भी 33% गरीबी की सीमा रेखा। यानी ये विकास का मॉडल भी नहीं, कौन सा विकास है? विकास सिर्फ एक बात और, उन्होंने बहुत सारी एजेंसी हायर की है, पूरा प्रोजेक्शन होता है, वो फेसबुक के ऊपर लगातार बात सोशल मीडिया। सोचने वाली बात है कि हम गुजरात को हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान का विकास सुन रहे हैं आप संबित पात्रा जी? 50 वर्षों में हमने, चाहे हम नेहरू और इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, बीजेपी वाले आलोचना करते हैं, लेकिन क्या नेहरू और इंदिरा गांधी की नीतियों के बिना इस देश का विकास हो सकता था? जब पूरी दुनिया के बैंक इंडस्ट्री खड़खड़ा गई, अमेरिका के बैंक भिकमंगे बन गए, हमारे बैंक खड़े रहे, ये इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता थी। आपके सवाल पे कुछ जवाब दे रहे हैं संबित पात्रा जी, चाह रहे हैं संबित पात्रा जी, कहिए। बिल्कुल जवाब मिलूंगा, बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए इन बातों का। जी दीजिए पात्रा साहब। अब मैं कुछ बोलूं? सर बोलिए। देखिए, बड़ा दुखद विषय है। आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीतियां इतनी बढ़िया रही कि देश का कमाल हो गया, मगर मुझे समझ में नहीं आता है कि 65 वर्षों की आजादी में 60 वर्ष का जो कांग्रेस का रूल रहा है इस देश के ऊपर, लगभग 60 वर्षों का, इंदिरा गांधी की नीतियों के विषय में भी बात हुई, इन सब नीतियों के बावजूद भी आज हिंदुस्तान पिछड़े देशों के कगार में क्यों खड़ा है? क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है? क्यों खड़ा? जो चाइना हमारे साथ कतार में खड़ा था, वो चाइना आज हमसे कितना
आगे जा चुका है? क्या इसका कोई किसी के पास उत्तर है? आज सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में आप माइनॉरिटीज अपीजमेंट के बारे में बता रहे हैं, आप मोदी जी को बता रहे हैं कि वो एंटी माइनॉरिटी है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो 60 साल के रूट में आपने माइनॉरिटीज के लिए इतना कुछ किया, मगर सच्चर कमेटी जो आपके सरकार ने बैठाई थी वो कहती है कि आज माइनॉरिटी सबसे पीछे है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? या ऐसा इसलिए हुआ, मैं बिल्कुल स्पष्ट संबित पात्रा जी, वक्त मेरे पास कम है, क्योंकि सबसे राजनीति है, ये जो शोकेस करने की राजनीति है, कांग्रेस ने केवल ये शोकेस करने की राजनीति की है, जिलों में उतरने की राजनीति कभी नहीं की है, घरों में जाकर सुचारू व्यवस्था देने की राजनीति कांग्रेस कभी नहीं की है। ठीक है सर, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में आप नहीं भी आज भी देखिए, अंतिम स्टेटमेंट कहूंगा, आज जो फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के माध्यम से कांग्रेस ने पास कराया है, आज कांग्रेस भी खुद इसे गेम चेंजर के रूप में देख रही है। ये मात्र एक गेम है, यह कोई जनता के दिलों को बदलने की प्रयास नहीं है, वोटों के लिए अपने भूख को मिटाने की कोशिश। ऐसा इतना एक स्वीपिंग रिमार्क देना उचित नहीं होता है सर, बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है, जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये था कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि मुसलमानों के लिए अलग से कमेटी बनाई जाए। मुसलमानों की जितनी खराब हालत है उतने हिंदुस्तान के शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। उनके लिए तो हमने अलग से कमेटी नहीं बनाई है। ये कांग्रेस की पार्टी की इस नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता है कि अलग अलग वर्गों के लिए आप अलग अलग कमेटियां बनाइए, ये उचित बात नहीं है भारत जैसे देश के अंदर। लेकिन जहां तक जो दूसरी बात संबित पात्रा जी कह रहे थे कि इस देश का जो विकास जो कांग्रेस ने 65 सालों में नहीं किया, तो ये भी कहना अनुचित है। आपके नेता, बीजेपी के जो समझदार नेता है वो भी कहते हैं कि भाई इस देश का विकास हुआ है, 6 साल जब आपने शासन किया वहीं से बात पकड़ी, वहीं से डोर पकड़ करके आगे ले गए। तो ऐसा मूल बात कहता हूं कि बहुत अच्छा इन्होंने किया कि नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट कर दिया कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन। नहीं, उससे जो एक हाइप है और जो नकली बातें तमाम है वो धीरे धीरे जनता के सामने आ जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो हाइप क्रिएट करती है और देश में एक माहौल बनाती है और हवा बना के चुनाव लड़ना चाहती है, वो पूरी तरह से एक्सपोज है। चलिए ठीक है, पर ये किस तरह एक्सपोज होता है और क्या आगे बैकफायर कर पाएगी, करती है ये रणनीति इस तरह से नरेंद्र मोदी को आगे लाने की? फिलहाल तो पार्टी के अंदर ही कंसेंसस बन जाए इन सब चीजों को लेकर के, फिर बड़ी बातों के ऊपर शायद आगे बहस भी होगी। कुंभा बढ़ता है नहीं बढ़ता है, शायद वक्त ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समित पात्रा जी आप हमारे साथ जुड़े, कपूर साहब आप हमारे साथ जुड़े और नदीम जावेद साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त निकाला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की जो टोटल चर्चा हमारी रही उसके अंदर यही बात है कि अब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करना कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्या हिंदू वोट के साथ में मुसलमान वोटों का बैलेंस जो है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ये बैलेंस किस तरह बन पाता है देखना दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार। घर पर टीवी के आगे बैठकर तो हमने कई